गाइस लास्ट क्लास में मैंने आपको सिंगल एंट्री सिस्टम कराया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। ठीक है, ये ना गाइस। तो बताओ भाई किस किस के डाउट्स है। मैं सामने आपके सामने मैंने खोल दिए आंसर्स। निशात आप हैंड रेस करो बेटा, आपका जो आंसर शीट है वो डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक बार जरा बुक खोल रहा हूँ साथ में। कोई ऐसा जिसने क्वेश्चंस नहीं करे अभी तक? आप में से कोई ऐसा जिसने क्वेश्चंस नहीं करे? अगर क्वेश्चंस करे तो मुझे थम्स अप करके बताओ, और अगर क्वेश्चंस नहीं करे अटेम्प्ट तो प्लीज रेज योर हैंड। जिसने क्वेश्चन नहीं करे हैं तो प्लीज रेज योर हैंड। अरब आरब क्यों भाई, क्वेश्चन क्यों नहीं करे भाई अरब? सर वो 11 या 12 कर लिए, थोड़े से बच गया। क्यों भाई, तो थोड़े से क्यों बच गए? सर वो थोड़ा 17 तक थे यार। अरे ऐसे तो फिर यार ये तो कभी भी नहीं मिलेगा ना मेरे पर। अरब ने भी उतने करे होंगे, सर है ना? नहीं वो तो है अरब? सर वो थोड़े से अभी प्रोजेक्ट वर्क है ना, तो उसकी वजह से वो काफी महीने से चल रहा है कुछ बच्चों का, इसीलिए। तो ऐसे ही चलेगा बेटा, वो तो अभी भी। अरब तूने भी इतने करे होंगे सर, वही 10-11 करे। बोल बोल। यस सर, इतने की है 11 12। हाँ हमने सर मिली जुली करते हैं, मिली भगत कर लेते हैं कि हाँ तू कितने करेगा बता दे, मैं भी उतने ही करूंगा, है ना? पिटाई नहीं लगाऊंगा सर, मैं हम तो। दोनों ने अपना अलग अलग किया। मैंने ये कब बोला कि इकट्ठा किया? मैंने कहा था हम तो बस डिस्कस कर मतलब लेते हैं। ऐसे नहीं किया कि पहले कहे तो हाँ, फिर अब आगे। हाँ। नहीं ठीक है बेटे, ऐसे नहीं करो भाई। परीक्षा कितने रह गए बेटा? सर लास्ट क्वेश्चन की बस स्टेटमेंट ही रह गई ना लास्ट रह गया ना, ठीक है नेट कोई बात प्रॉफिट नहीं। वाली। हो गए हाँ। मतलब पढ़ते जल्दी से। ईशा सर सारे नहीं हुए कितने रह गए बेटा? कहाँ तक करे, कितने रहते हैं? सर, मतलब आधे आधे। आधे आधे क्या होता है? मतलब हर क्वेश्चन आधा आधा किया है? नहीं तो मतलब कहाँ तक कर जितने लिए? हुए कर ली। तो अरे भाई, तो जितने में कोई नंबर तो होगा बेटा। 8। ये जितने हुए 8 हुए कर लिए, और मन नहीं किया मैं सो गई थी। है क्या हुआ था, क्यों बाकी क्यों नहीं नहीं सर, हुए? मेरा कल ट्रिग्नो का टेस्ट है ट्यूशन में, तो मैं कर नहीं पाई। भैया देखो फिर भूल जाते हो सब लोग। जिन लोगों ने हाथ रेज किया था, मैंने कहा था ना कि क्लास में हैंड रेज से पहले मेरे को पता होना चाहिए। अगर आपका नहीं हुआ किसी वजह से या नहीं कर पा रहे हो तो यू शुड टॉक टू मी ना। भूल क्यों जाते हो? है ईशा? देखो मैं तो आज डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास में कि आज मैं सिर्फ यही डिस्कस करूंगा, डाउट लूंगा, और कुछ है ही नहीं मेरे पास आज कराने के लिए। फिर अब दोबारा से टाइम वेस्ट होगा, फिर आपके डाउट होंगे, अब मेरे से अलग से लेना जो डाउट्स होंगे। ठीक है, क्लियर है गाइस? ओके सर। प्लीज एक थोड़ा सा ना ये डिसिप्लिन बना के रखो। अगर कभी कोई दिक्कत आती है, मैं मना नहीं कर रहा, हो जाता है कई बार ऐसा कि प्रॉब्लम्स हो जाती है, कोई कोई जैसा आपका टेस्ट है, तो ऐसी चीजों के लिए मेरे से डिस्कस किया करो, मुझे बताया करो। ठीक है, ताकि मैं फिर हेल्प कर पाऊँ कि हाँ किस तरीके से करना है। हाँ भाई, तो गाइस सबसे पहले अच्छा जितने जितने इतने क्वेश्चंस किए, किसी ने 9 किए, किसी ने 11 किए, किसी ने सारे करे, तो शुरू से करते हैं डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 किसी का कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, और अगर कोई डाउट नहीं है तो गिव मी अ थम्स अप। क्वेश्चन नंबर 1 to 8 कोई डाउट है? ओके, शकुन का हैंड रेज दिख गया मुझे। ओके, ईशा को नहीं है। ओके, प्रथम परिका आपको भी डाउट है। ओके, आरव आरव कोई डाउट बेटा? क्वेश्चन नंबर 1 to 8। हाँ निशात बताओ बेटा। निशात सॉरी निशात से पूछो। निशात तेरा कोई डाउट है क्या 1 to 8 में? शकुन आप बताओ बेटा, क्या डाउट है, कौन से क्वेश्चन में? सर क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या डाउट है बताओ बेटा? नो सर क्वेश्चन नंबर 6 है सर। 6 ले लेते हैं, कोई बात नहीं। बताओ 6 में क्या प्रॉब्लम है? सर इसमें है महेश हु कीप्स अस बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम सेल्स गुड्स एट कॉस्ट प्लस 50%। राइट। और इसमें सर लास्ट में लिखा है कि he had withdrawn 20,000 per month besides goods of the sale value of 60,000। तो सर इस लाइन का मतलब समझ नहीं आया। इस लाइन का मतलब मैं बता देता हूँ। कह रहा है he had withdrawn, ही बोले तो कौन? महेश। महेश ने विड्रॉ किया। एक बार अपने आप को म्यूट कर बेटा, पीछे शोर आ रहा है थोड़ा सा शुरू। हाँ ध्यान से सुनेंगे भाई। क्वेश्चन कह रहा है महेश जो कि सिंगल एंट्री पे बुक्स मेंटेन करता है, वो गुड्स को बेचता है कैसे? कॉस्ट प्लस 50%। यानी अगर कॉस्ट 100 रुपए है
तो प्लस उसका 50% 50 रुपए ऐड करके 150 रुपए पे बेचता है, यानी सेलिंग प्राइस 150 रुपए हो गया। कॉस्ट अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 150। समझ आया बात? यहाँ तक क्लियर हुआ? आगे इसका यूज क्या है वो आगे आएगा। कह रहा है ऑन 1 अप्रैल उसका कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल बता दिया और 31 मार्च का यानी क्लोजिंग बता दिया। ही हैड विथड्रॉन 20,000 पर मंथ, तो अगर 20,000 विथड्रॉ किए पर मंथ, ये क्या है ड्राइंग्स, तो 12 इंटू 20,000 ये ड्राइंग्स है। एंड क्या आगे बोल रहा है, बिसाइड्स, सॉरी नॉट एंड, बिसाइड्स यानी इसके अलावा। बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, इसके अलावा। ठीक है, तो एक तो 20,000 रुपए महीना विड्रॉ कर रहा है, ये तो कैश हो गया, और उसके अलावा क्या उसने विड्रॉ किया, गुड्स ऑफ सेल वैल्यू 60,000, 60,000 के गुड्स विड्रॉ करके ले गया। अब 60,000 सेल वैल्यू है, याद करो जब ड्राइंग्स रिकॉर्ड करते हैं तो किस कॉस्ट, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते थे, कॉस्ट प्राइस पे। याद आ रहा है शकुन? जो परचेज के एक्सेप्शंस कराए थे जर्नल एंट्री के टाइम पे, उसमें ड्राइंग्स में होता था ना, ड्राइंग्स टू परचेज, जहां जहां परचेज क्रेडिट होता है, तो उसमें किस पे करते थे ये, कॉस्ट प्राइस पे। तो 60,000 ड्राइंग मान के नहीं चल सकते हो, ये तो सेल प्राइस है। तो अगर सेल प्राइस 60,000 है तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे शकुन? अनम्यूट कर बेटा पहले, दमशराज नहीं खेलेंगे हम आज। हाँ बता। सर नहीं निकाल पाऊंगी सर। नहीं निकाल पाएगी बेटा, देखो इसके बड़े सारे तरीके सिखाए थे मैंने, आप याद करो। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है कॉस्ट प्लस 50%, यानी 50% वो किसका है, कॉस्ट का ही 50% है। प्रॉफिट मार्जिन जो है वो किसका है, 50% कॉस्ट का है, और आपको दिया रखा है सेल। तो केस कौन सा हो गया, याद करो कि आपको परसेंटेज तो दे रखी है कॉस्ट की, लेकिन दिया हुआ है सेल। जब भी इस तरह का सिनेरियो आता है तो ऐसे केस में 3 तरीके सिखाए थे ना, या तो भैया इसको x ले लो, कॉस्ट अगर x है तो ये कितना हो गया 0.5x, 50% ये हो गया ना, तो एक तरीका तो ये होता है, और इक्वेशन बन गई x प्लस 0.5x इज इक्वल टू 60,000। याद आया? ठीक है, तो मैथ्स वाले लोग तो लेट कर लेते थे ना, लेट करेंगे सर हम तो, कर लो भाई। तो ऐसे कर सकते हो। एक दूसरा तरीका क्या होता था, इसको हटा देते हैं। दूसरा तरीका हो जाएगा, अगर ये 100 है, हम कॉस्ट को 100 अज्यूम कर ले, तो ये कितना हो जाएगा प्रॉफिट, इसका 50% यानी 50 रुपए, तो यानी ये नीचे कितना आ जाएगा 150 रुपए। तो सेल्स किसके बराबर हो गई, 150 के। तो अगर यूनिटरी मेथड, अगर 150 60,000 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर होगा, 60,000 अपॉन में 150, और अगर एक इतने के बराबर है तो कॉस्ट निकालनी है, तो 100 कितने के बराबर होगा, 60,000 इंटू 100 अपॉन 150। याद आया? समझ आया? तो दिस वाज द सेकंड मेथड। मैं तीनों करके दिखा रहा हूँ। पहला हो गया एक्स वाला, दूसरा हो गया ये यूनिटरी मेथड जिसमें हम 100 अज्यूम करके चल लेते हैं, और तीसरा मेथड क्या होता था भाई, दोबारा से समझते देखो। आंसर तीनों से सेम आता है, क्वेश्चन में हमें ये दे रखा है। तीसरा मेथड होता था प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/x ऑफ कॉस्ट। क्या होता था आगे शगुन, कुछ याद आया? सर मेरे को सेकंड मेथड से समझ आया था, तो मैंने सेकंड मेथड से ही निकाला है हमेशा। तो कोई बात नहीं, सेकंड से, अब सेकंड मेथड भूल गई थी ना तेरे को, लेकिन यहाँ पे क्या सेकंड लगाना है, अब लगा रहा है कि कर लेगी तो सेकंड से कर, मैं यहाँ पे थर्ड से कर। यस सर। निकाल निकाल अभी निकाल, सेकंड से निकाल करके देख क्या आता है। हाँ जी, बाकी लोग क्या होता था भाई, प्रॉफिट का ये फॉर्मूला होता था। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट कितना है 50%, विच इज इक्वल टू 50 अपॉन 100 ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट का परसेंटेज है इसलिए मैंने कॉस्ट वाली साइड में लिख दिया। ठीक है, अब इसको शॉर्ट करते हैं, 50% का मतलब हो गया 1/2 ऑफ कॉस्ट। तो हमारा 1/x की फॉर्म में आ गया, तो सेल का कितना हो जाएगा 1/3 ऑफ सेल। क्लियर हुआ? ठीक है, और सेल कितनी दे रखी है 60,000, तो यानी कितना आ गया 20,000। तो प्रॉफिट 20,000 हो गया, तो यानी इसका मतलब कॉस्ट कितना होगा, रिवर्स कैलकुलेशन कर लो, सेल में से प्रॉफिट माइनस कर दो, 40,000 आ जाएगा। क्लियर? तो ये 20,000 हो गया और ये 40,000। क्लियर हुआ गाइस? ठीक है, तो अब आपको 40,000 पता चल गया। मेरे को ये सारी कहानी थी इसके लिए, ये निकालने के लिए, क्योंकि अब ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी 20,000 पर मंथ तो है ही, 20,000 इंटू 12 कितना हुआ 2,40,000। तो 2,40,000 तो था ही, प्लस साथ में जो गुड्स विड्रॉ करे उसकी कॉस्ट क्या थी 40,000, तो यानी टोटल ड्राइंग कितनी होगी 2,80,000। समझ आया शगुन? क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। अच्छा, कई लोगों ने और भी हैंड रेस किया हुआ था। प्रथम, आपका भी यही डाउट था क्या बेटा? यस सर, यही था। और किसी का?
और किसने एंट्रेस किया था? परीक्षा आपने भी किया था क्या? किसी ने और भी किया था? किसने किया था? आरव तूने किया था? आरव तूने किया था? किसने किया था? किसी एक ने किया था आप दोनों में से भी? क्वेश्चन सर मैंने किया था। हाँ, कोई क्या और डाउट था आरव? नहीं सर, यही था क्वेश्चन 6। ठीक है, तो अब हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल पता है, क्लोजिंग कैपिटल Yes, पता sir. है, ड्राइंग्स पता है, एडिशनल कैपिटल दिया नहीं है तो मान के चलो भाई 0 है। ठीक है, तो बस अब वही फॉर्मूले में डालो और काम हो जाएगा। हाँ जी, तो 1 to 8 में कोई और डाउट नहीं है? एक बार जरा नजर मार लेता हूँ, मैं जरा एक बार देख रहा हूँ, साथ में आप भी देखते हो, चलो अपना आंसर मैच करते हुए चलो। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया था क्या? पहला करा दिया होगा मैंने। अच्छा, कैपिटल ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, ओके। क्लोजिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल एंड ड्राइंग्स एडजस्टेड परचेज, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन में दिया नहीं है कि कौन से ईयर एंडिंग है, ठीक है, तो आपने टेस्ट डाल दिया, बिल्कुल ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। सो दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, वही फॉर्मेट को क्या हो गया ये? क्या निकालना था इसमें? अच्छा, क्लोजिंग कैपिटल निकालना था, ठीक है, चलो इस तरह से निकाल सकते हैं। उसके बाद उसमें एडिशनल कैपिटल निकालना था, ठीक है, तो फॉर्मूला आपको वही लगेगा। क्लियर है गाइस सबको? क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपको क्या निकालना? 3 में निकालना था कैपिटल एट द एंड यानी क्लोजिंग कैपिटल, और 4 में निकालना था एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। तो जो हमने फॉर्मूला यूज किया हुआ है उसी फॉर्मूले के यूज करके जो मिसिंग वैल्यू है वो हमने निकाल ली। क्लियर है? तो कुछ भी चीज आ सकती है, इसी तरह से ड्राइंग्स भी आ सकती थी, बताओ ड्राइंग्स कितनी है, ठीक। क्लोजिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल, कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई भी मिसिंग, एक मिसिंग फिगर आ जाएगी तो फॉर्मूला आपके पास है, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखें जरा, कैपिटल ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग दे रखा है, ड्राइंग से रखी है, कैपिटल इंट्रोड्यूस दे रखा है, ये हो गया एडिशनल कैपिटल, तो ये भी इजी है, तो इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था, सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड दे रखा है। 6 क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। आपने एक्स लेके किया था, बेटा एक्स ना लिख दिया अगर ये क्या है, what is x you have assumed, what is your assumption, ये लिखा नहीं है आपने कहीं भी। तो हमेशा कभी भी x लेते हैं तो पहले लाइन लिखते हैं let cost be x, उसके बाद ये ठीक रहता ना आपका। ठीक है, और आपने ये जो अभी लिखा है ड्राइंग्स इज इक्वल टू 40,000, ये एक तरह से थोड़ा सा गलत होता है। आप ये लिखो ड्राइंग्स गुड्स वाली, ठीक है, अगर ऐसे लिख रहा हूँ तो बोलते हो ड्राइंग्स पूरी 40,000 है, 40,000 पूरी थोड़ी ना। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एसेट इन प्रॉफिट, अब इसके अंदर आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं गिवन था, है ओपनिंग दे रखा था, क्लोजिंग गिवन नहीं था, तो इसलिए हमने क्या बनाया, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। यहाँ से हमारा ये बैलेंसिंग फिगर आ गया, वेरी गुड। और इसके बाद हमने स्टेटमेंट ऑफ P&L बना दिया, ठीक है, क्लियर है बेटा? 8th क्वेश्चन भी देख लें एक बार, इसके अंदर दोनों गिवन नहीं थे, ओपनिंग क्लोजिंग, और एडजस्टमेंट क्या थी, सिर्फ एक डेप्रिसिएशन की थी निशाद, और भी कोई एडजस्टमेंट थी? सर इसमें ओपनिंग दे रखा था, क्लोजिंग नहीं दे रखा था, अच्छा, और ओपनिंग दे एडजस्टमेंट रखा सिर्फ था, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो ये भी आसान था भाई। बुक डेट्स क्या होते हैं? बुक डेट्स क्या होते हैं पता है ना? डेटर, बुक डेट्स बोलते हैं उसको, डेटर का ही दूसरा नाम। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 to 12 बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 to 12। सर कहाँ से आवाज आई? सर हाँ निशाद, अरे तो निशाद बोलना, मैं बोल सर रहा हूँ इसमें निशाद, हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ सर कौन। इसमें हाँ हाँ, बोल बोल। इन द बुक्स ऑफ नहीं लिखते? हाँ, लिख सकते हो बेटा, इन द बुक्स ऑफ भी लिख सकते हो, बिल्कुल। तो जैसे आप राम प्रसाद का बना रहे हो तो इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद, तो टेक्निकली तो लिखना चाहिए वैसे कि इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद, इन द बुक्स ऑफ मोहन, और उसके बाद फिर बना रहे हो। देखो इन द बुक्स का पर्पस समझो क्या है, कि हम बता रहे हैं किसकी बुक्स बना रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में तो किसी की भी आ सकती है, एक से ज्यादा पार्टी हो सकती है, और आपसे कहा जाए इस पार्टी की बताओ या उस पार्टी की बताओ, इसलिए पर्पस ये होता है ना, ताकि पता रहे किसकी बुक्स है। हाँ जी, और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 12 तक बताओ बेटा, जिन जिन के हो गए हैं थम्स अप करो, और जिनको डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। क्वेश्चन 9 to 12, और जिन्होंने नहीं करे, अरब ने नहीं करे, कहाँ तक करे थे भाई? 11 तक? अरब सर 11 तक किया था। 11 तक, तो 11 तक कोई डाउट नहीं है, और ठीक है, बाकी लोग कोई डाउट नहीं है, चलो आगे। आई थिंक एक क्वेश्चन तो मैंने करके दिखाया था ना, कौन सा करके दिखाया था? 10th, दो तो मैंने Yes, कर दिए थे यार 11 में से।
गलत बात है, ईशा अरब अरब गलत बात है। हाँ जी चलो आगे क्वेश्चन 13 से लेके 16 तक बताओ। 13 to 16 कोई डाउट है? चेक करो जरा क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 16 तक। 14th क्वेश्चन में होना चाहिए एक तो। हाँ जी बताओ परीक्षा, कौन से क्वेश्चन में डाउट है? 16th 14th में डाउट नहीं है? नहीं, वो कर लिया। ऐसा समझ आ गया था। हाँ शगुन 14th में डाउट है? हाँ बोल बोल आगे तो बोल, क्या डाउट है? सर 14th में ही है डाउट। हाँ क्या डाउट है, डाउट बता। सर लास्ट लाइन में है ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड हिज 7% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ 50,000 एट 1% प्रीमियम। सर ये समझ नहीं आया। मैं समझाता हूँ। गाइस ध्यान से सुनेंगे, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लो, जिन्होंने नहीं भी किया पढ़ लो भाई। कह रहे विकास इज कीपिंग हिज अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू सिंगल एंट्री सिस्टम। हिज कैपिटल ऑन 31st December 2015 was 2,50,000 and his capital on 31st December 2016 was 4,25,000। तो ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दे रखा है, और ये ध्यान रखना दिसंबर एंडिंग है, ठीक है? जो बुक्स एंड कर रहा है दिसंबर एंडिंग है, मार्च एंडिंग नहीं है। इसका फर्क वहां आ सकता है ना कि आपने कोई अगर एसेट खरीदा हो ड्यूरिंग द ईयर और डेप्रिसिएशन निकालना हो तो हम तो मार्च के हिसाब से निकाल के आते हैं, तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ, हो सकता है इसमें ऐसा ना हो। आगे कह दिया है फर्दर इन्फॉर्म्स यू दैट ड्यूरिंग द ईयर ही गेव अ लोन of 30,000 to his brother on private account and withdrew 1,000 per month for personal purposes। यानी 30,000 रुपए उसने अपने भाई को दिए एज लोन और 1,000 पर मंथ पर्सनल पर्पस के लिए विड्रॉ किया ड्रॉइंग्स, ठीक है? He used a flat for his personal purposes, the rent of which is 1,800 per month and electricity charges at an average of 10% of the rent per month were paid from business account। तो ये सब क्या है? एक तरह से ये पर्सनल 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 है, तो क्या है ये? ड्राइंग्स। ये सब कहाँ जाएगा? ड्राइंग्स में जाएगा, ठीक है? तो जितनी भी चीजें वो पर्सनल पर्पसेस की वजह से कर रहा है, दे रहा है, यूज कर रहा है, वो सब उसकी ड्राइंग्स पे काउंट होता है। तो 30,000 रुपए, 1,000 पर मंथ, और उसके बाद रेंट है 1,800 पर मंथ, तो 1,800 इंटू 12 हो गया है ना, और फिर वो जो आएगा उसका 10%, यानी एक तरह से 180 इंटू 12 कर सकता हूँ। 1,800 रेंट हो गया और 180 रुपए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सारा का सारा ड्राइंग्स में कंसीडर किया जाएगा। आगे कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर, ये लाइन जो समझनी है उसको पढ़ लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड हिज 7% गवर्नमेंट बॉन्ड्स ऑफ ₹50,000। पहले यहाँ तक समझते हैं। साल के बीच में उसने क्या करा? अपने कोई गवर्नमेंट बॉन्ड से 50,000 रुपए में बेच दिए। 50,000 रुपए में नहीं, सॉरी 50,000 रुपए के गवर्नमेंट बॉन्ड थे जो बेच दिए ऑफ ₹50,000। पहली बात क्या मतलब है? ये इसके पर्सनल एसेट थे, ठीक है? ये पर्सनल एसेट थे उसके, बिजनेस के एसेट नहीं थे, पर्सनल एसेट थे, वो बेचे और एट अ प्रीमियम ऑफ 1% बेचा। तो 1% कितना होता है? पहले 50,000 का 500 रुपए, यानी कितने पे बेचा उसने? 50,500 में बेचा। ध्यान से समझो भाई, 1% के प्रीमियम पे बेचा, यानी एक प्रीमियम का मतलब हुआ एक्स्ट्रा, ठीक है? तो उसने 1% रुपए ज्यादा मिले, तो 50,000 उसकी वैल्यू थी जो बॉन्ड्स थे, उसको 1% के प्रीमियम पे बेचा, यानी 50,500 पे बेचा। क्लियर हो गया? यहां तक समझ आया शगुन? फिर उसके बाद आगे लिखा है एंड सर 7% भी लिखा है इसमें। 7%। उस पे आ रहा हूं। पहले 7% को फिलहाल इग्नोर मार, पहले बाकी समझ में आया, ठीक है? Yes, उसके sir. बाद क्या बोला? एंड गॉट दैट मनी बोले तो 50,500, जितने पैसे आए भाई उतने सारे के सारे, ठीक है? मनी इनटू द बिजनेस, यानी ये क्या हो गया? एडिशनल कैपिटल। तो ये सारी कहानी क्या बताने के लिए थी? आखिरी लाइन, एडिशनल कैपिटल कितना उसने लगाया। तो 50,000 की चीज थी उसके पास जो उसने 1% की प्रीमियम पे बेची, यानी 50,500 में बेची, ठीक है? और वो पैसे उसने बिजनेस में लगा। तो सीधा नहीं बोल सकते थे 50,500 लगा, नहीं बोल सकते भाई, आपसे मेहनत करवाएंगे, है? अच्छा, अब 7% क्या है भैया? ये 7% गवर्नमेंट बॉन्ड है, तो 7% क्या होता है? 7% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसका हमारे क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है, ठीक है? जैसे याद करो लोन के साथ में लिखा होता था 6% बैंक लोन, याद आ रहा है? जब कहीं आता था इस तरीके का एडजस्टमेंट हम करते थे, तो ये तो किसका है? 7% बैंक गवर्नमेंट बॉन्ड, ये तो उसकी पर्सनल है। तो जो इसका इंटरेस्ट मिलना होगा वो तो उसको पर्सनल मिलना होगा ना, उसकी हमें तो कुछ एंट्री करनी नहीं बुक्स में, ठीक है? तो इसका यहाँ कोई यूज नहीं होता। क्लियर हो गया? 7% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उस गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे उसे मिल रहा होगा। हमारा सिर्फ पर्पस क्या था यहाँ पे निकालना? एडिशनल कैपिटल। क्लियर हो गया?
शबोर, कोई और डाउट? नो सर। हाँ परीक्षा बताओ क्या डाउट था बेटा, क्वेश्चन नंबर बोलो। 16th। हाँ 16th में क्या डाउट है आपको? लास्ट ईयर और दिस ईयर दोनों की फिगर्स दे रखी हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज लास्ट की। ईयर कैसे होगा मतलब? मतलब समझा नहीं। अगर ईयर हम वो समझ रहे हैं अप्रैल टू मार्च, मैं तो समझा, लास्ट ईयर अप्रैल टू दिसंबर रह अरे जाएगा। मैं समझा रहा हूँ, ये देख लास्ट ईयर एंडिंग, इधर देख, ठीक है, दिस ईयर एंडिंग। सो जो लास्ट ईयर और दिस ईयर लिखा है, सॉरी 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 मैं गलत जगह हाईलाइट कर रहा हूँ। दो कहाँ बनी हुई है भाई? हाँ ये देखो, तो हम क्या लिखते हैं, ये करंट ईयर का एंड हो गया 31 मार्च 2021, ठीक है, और इसका बिगनिंग लिखते हैं 1 अप्रैल 2020, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं 31 मार्च 2020, ये भी तो लिख सकता हूँ भाई। जो 31 मार्च को फिगर्स है वही तो मेरे अगले साल की शुरू में होगी कि नहीं होगी? तो लास्ट ईयर एंडिंग बोल लो, करंट ईयर एंडिंग बोल लो, या करंट ईयर की बिगनिंग बोल लो, एक ही बात है ना यार। समझ आ रहा है मेरी बात? फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, यानी ओपनिंग कौन सी होगी, जो इस साल के शुरू में। अरे इस साल के शुरू में बोलूंगा या लास्ट ईयर के एंड में बोलूंगा, एक ही बात होगी ना, ठीक है। तो हम लास्ट ईयर की एंडिंग वाली बैलेंस शीट बोले, यानी 31 मार्च 2020 इस केस के हिसाब से, या 1 अप्रैल 2020, एक ही बात। अब हो गया क्लियर परीक्षा? ठीक है, तो एक तरह से वो जो लास्ट ईयर लिखा है वो ओपनिंग है, और जो दिस ईयर लिखा है वो क्लोजिंग है। और कोई डाउट? आसान चैप्टर था, मजा आया करने में, ऑलमोस्ट मेरा फेवरेट चैप्टर, मेरा फेवरेट तो नहीं है यार, फेवरेट तो जनरल एंट्री होता था, मजा आता था उसको, मतलब थोड़ा चैलेंजिंग होता था लेकिन एक अलग लेवल का किक मिलता था। अरे ये पूछो भाई, कौन कैसी जनरल एंट्री पूछो, कौन सी पूछनी। हाँ इस वाले में ये है कि स्कोरिंग है, और स्कोरिंग है। अकाउंटिंग इक्वेशन इज आल्सो इजी, अब सब कुछ कर लेने के बाद, लेकिन होता क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन की आदत नहीं रहती, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें टेक्निकली अब तो जर्नल आगे ना करना, तो अकाउंटिंग इक्वेशन अब लगता है यार ये, अब सोचो ना आपको भागना आता है, तो क्या क्रॉल करके देखो, अब नहीं होगा यार, अब करके देखो, तो एक बार करके देखना जरा, अजीब सा फीलिंग आएगा, वो मम्मी आएंगी क्या हो गया इसके अंदर भूत आ गया लग रहा है, ये क्या कर रहे हो, तो तो अल्टीमेटली अब अगर आपसे दोबारा कहा जाए अकाउंटिंग इक्वेशन ना, तो अब मुश्किल हो जाता है उल्टा, क्योंकि अब हमें टेक्निकली सारी चीज अच्छे से आती है, तो वो थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो टेक्निकली पूरी तरीके से करेक्ट नहीं होता है ना। तो अदरवाइज अगर मैं बात करूं तो दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर, सिंगल एंट्री। आपका सेकंड पार्ट हट गया ना, जो मुश्किल था वो मुश्किल था, तो एक चीज तो अच्छी हटी है जो मुश्किल थी, अदरवाइज नहीं तो जो पोर्शन कट हुए भी है ना 11th में से, कोई खास नहीं कट हुए थे, वो सारी चीजें छोटी छोटी सी थी, ज्यादा कोई बहुत मेजर पार्ट्स भी थे, लेकिन हाँ सिंगल एंट्री का ये पार्ट कट गया, मैं बड़ा खुश हुआ था कि चलो यार एक थोड़ी सी मुश्किल सी चीज थी जो हट गई, ठीक है। और चलो तो सिंगल एंट्री के डाउट्स खत्म, किसी को कोई और डाउट है सिंगल एंट्री में तो बताओ भाई। नहीं, चलो सिंगल एंट्री के अलावा बताओ, आज का तो मैंने डाउट सेशन ही रखा था, आज कुछ नया नहीं सिखाऊंगा, तो मुझे बताओ और कोई डाउट, हैंड रेस करो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, हैंड रेस करो भाई, जिस एक ही डाउट है उस परीक्षा का, बाकी सब ने किसी ने डाउट नहीं पूछने भाई, मत पूछो, अभी आएगा टेस्ट होगा अगली क्लास में तो मजा आएगा। हाँ भाई परीक्षा पूछो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा यार, ले भाई मैं ऐसा करो भूल जाता हूँ, परीक्षा कह रहे हैं कैसे भूलोगे आप, मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। चल निशान इससे पहले तू बता दे, तेरे को कुछ और पूछना है तो, नहीं तो मैं फिर आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट और सर जो operating एक cost ग्रुप पे एक डाउट आया था जिसमें हमें ड्यू डेट निकालनी थी, वो कैसे निकली थी समझ में नहीं आई। कौन सी ड्यू डेट निकालनी थी दोबारा बोल। सर किसी ने ग्रुप पर भेजा हुआ अच्छा था कि अच्छा, इसमें ड्यू ओके ओके, हाँ तो ड्यू डेट कैसे निकालते हैं भाई, महीने का लिखा है ना उसमें, मंथली, तो मंथली में कैसे कैलकुलेट करते थे याद करो, कि अगर मैं 15 तारीख से काउंट कर रहा हूँ तो महीना कैसे काउंट होगा, नॉर्मली तो महीना कैसे होता है, जैसे 1 अप्रैल से साल काउंट करते हैं, पूरा साल कब एंड होता है 1 अप्रैल 2020 से शुरू करते हैं तो 31 मार्च 2021, यानी एक दिन पहले खत्म होता है ना, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल नहीं होता, याद करो मैंने जब सिखाया था। लेकिन मैंने कहा था बिल ऑफ एक्सचेंज में सेम डेट लेके चलते हैं, क्योंकि आप उस जिस दिन बिल इशू किया है, रेज किया है, उस दिन को काउंट नहीं करते, ठीक है। तो पहले वो वाला एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा एग्जांपल था भाई जरा बताना, परीक्षा आपने पूछा था आई गेस, डेट बताओ जरा क्या थी। हाँ 28, 29 और 30 जनवरी। हाँ तो 28 जैन, 1 मंथ वो ड्यू। 28 जैन नॉर्मल सिनेरियो में अगर एक महीना काउंट करें, नॉर्मल सिनेरियो में, बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं, अगर नॉर्मल सिनेरियो में करते हैं तो 27 फेब होता है नॉर्मल सिनेरियो, क्योंकि 28 जैन को भी काउंट कर रहे हो, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में हम इसको 27 नहीं लेते, 28 ही लेते हैं, याद आ रहा है, ये बात समझ में आई सबको, क्लियर हो गया, और प्लस 3 दिन ग्रेस के,
3 days ऑफ ग्रेस। तो 28 प्लस 3 कैसे कितने हो जाएंगे? 28 के बाद जो तेरा था वो लीप ईयर तो नहीं था, आई गेस तूने कौन सा ईयर लिखा था? 2020 2021 था। 2021। तो 2021 इज नॉट अ लीप ईयर। लीप ईयर समझते हो कैसे निकालते हैं? कौन बताएगा लीप ईयर कैसे निकालते हैं, कैसे पता चलता है? निशात आता है? सर डिवाइडेड बाय 12, डिवाइडेड बाय 12 नहीं, 12 से थोड़ी ना होगा। डिवाइडेड बाय 4, मतलब लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके। 4 इज इनकम्प्लीट एक्चुअली, 4 नहीं बोलना चाहिए, 400 बोलना चाहिए कि जो ईयर 400 से डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं ईयर 2020 की बात करूं तो क्या ये लीप ईयर था? 400 से डिवाइड करके देख लो, अगर हो रहा है तो था, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? ईयर 2021 था उसमें शायद। हाँ तो देख लो जो भी था, तो 2021 होगा तो लीप ईयर नहीं हुआ ना, फिर इसको 20 लिख दिया मैंने। कैसे वो लीप ईयर नहीं था। हाँ क्लियर, ठीक है। तो 2021 में फिर 28 के बाद 3 दिन कौन से हो गए? 1, 2 और 3, तो यानी 3 मार्च। क्लियर हो गया? पहला समझ आया? ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन था आपका 29 जनवरी। अब 29 से एक महीना कैसे होगा? 29 तक ही काउंट होता, 29 से 29 तक होता ना भाई। महीने में नंबर ऑफ डेज के हिसाब से नहीं चलते, डेट के हिसाब से चलते। अब फरवरी में तो 29 होती नहीं, तो फरवरी का महीना कब खत्म हो रहा है? 28 पे, तो हमें यही लेके चलना पड़ेगा भैया। आ रही है मेरी बात समझ में? क्लियर? तो जब 28 जनवरी था वहां से भी एक महीना 28 फरवरी तक ही माना जाएगा, और 29 जनवरी से भी 28 फरवरी, और प्लस 3 दिन ग्रेस के। ठीक है। इसी तरह से अगर 30 जनवरी से एक महीने की बात करें तो एक महीना कहाँ होगा? अगेन 28 फरवरी, क्योंकि 30 फरवरी होती नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इसलिए 28 फरवरी प्लस 3 दिन ग्रेस के। तो सारे केसेस में इन सब में आंसर 3 मार्च ही आ रहा था। क्लियर है? समझ में आ गई मेरी बात? लॉजिक क्लियर हो गया? अगर 31 जनवरी होता तो उसका आंसर भी यही होता, क्या? 3 मार्च, क्योंकि 31 फरवरी होती नहीं। क्लियर? तो जब आप नंबर ऑफ डेज में निकालते हो तब तो एक्चुअल डेज काउंट करते हो, फिर तो फरवरी का भी 28 दिन ही काउंट होता है, फिर उसके बाद 1, 2 ऐसे करके आगे हम पहुंच जाते हैं। अगर 30 दिन 31 दिन जो भी बोला गया होता उसके हिसाब से। ठीक है। हाँ शगुन बताओ बेटा। सर फाइनल अकाउंट से रिलेटेड डाउट है सर। हाँ पूछो पूछो, कोई बात नहीं। तो परीक्षा तेरा और कोई डाउट तो नहीं है ना? वो तो मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, उसके अलावा कोई और डाउट? नो सर। ठीक है शगुन बताओ बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 16 में इन्वेस्टमेंट पेज लिखा पहले है पेज इंश्योर। बताओ। सर पेज पेज नंबर। नंबर 20.77। 20.77 निकालो भैया सब लोग प्लीज। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 आ गए भैया। क्वेश्चन 15 में बताओ। 16 क्वेश्चन 16 पे आ जाते हैं। 16 में आ गए। सर इंश्योरेंस। सर इसमें इंश्योरेंस है ना सर, हमारी मैम ने बैलेंस शीट में एसेट में लिखवाया है, तो बिल्कुल। आंसर मैच कर रहा है। तो इंश्योरेंस सर 5000 है ना, देखो पढ़ो क्या लिखा है। इंश्योरेंस 5000 है, ठीक है। और उसके साथ में नीचे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या लिखी है? इंश्योरेंस इज प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 2000। तो यानी कि इस 5000 में 2000 प्रीपेड है, तो 2000 रुपए आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। देखो भाई, जब आप P&L बनाओगे, ये P&L है मान लो, ठीक है, और नीचे ये बैलेंस शीट है। सबसे पहले इंश्योरेंस आपका खर्चा है तो यहाँ आएगा, क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिख रहा हूँ 5000। एक इफेक्ट हो गया शगुन, ठीक है। अब उसके साथ बोला सर हाँ बोल। सर बैलेंस शीट में लिखवाया है सर ये इंश्योरेंस भी और प्रीपेड वाला भी। नहीं ये वाला क्यों आएगा भैया? ये तो खर्चा है आपका, इसमें से जो प्रीपेड है वही आएगा ना यार। पहले मैं पूरा कर लेता हूँ फिर देखियो। एक मिनट। फिर क्या होगा, इसमें बोला गया है इंश्योरेंस इज प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 2000। इसका मतलब इस 5000 में से 2000 प्रीपेड है, तो यहाँ से प्रीपेड माइनस हो जाएगा 2000। तो इस साल का खर्चा माना जाएगा 3000 रुपए, और जो 2000 था वो 2000 यहाँ आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से 2000। अब तुम्हारी टीचर ने क्या कराया है? तुम्हारी टीचर ने उठा करके ये पूरा का पूरा 5000 प्रीपेड में दिखा दिया है, मतलब उसमें बैलेंस शीट में दिखा दिया है। सर इंश्योरेंस भी और प्रीपेड भी। तो इंश्योरेंस किस नाम से दिखाया है? सर ऐसे ही लिखा है इंश्योरेंस 5000 प्लस तो प्रीपेड। टीचर से जाके सवाल करना कि टीचर
ये ना आपने इंश्योरेंस को एसेट में दिखाया है, क्यों दिखाया है? उसने कहा है कि डेबिट बैलेंस है, वो कह रही है कि डेबिट बैलेंस तो है डेबिट इसमें, तो बैलेंस इस क्या वजह से। एक्सपेंसेस का नहीं होता? तो ऐसे तो आप ये भी सारा दिखा दो, रेंट का भी तो डेबिट बैलेंस है, उनको बोला तो मैं रेंट भी दिखा देती हूँ वहीं पे। समझ रही है मेरी बात? गलत किया बेटा, सॉरी टू से, पर ये गलत किया। ये तो एपरेंटली गलत है, इसमें तो कोई वो वाला भी सीन नहीं है कि दो व्यूज है, आपकी टीचर ऐसे करा रही है वैसे, ये तो एपरेंटली गलत है। क्योंकि एसेट आपका तब बनता है जब वो प्रीपेड होता। प्रीपेड वाला पार्ट आपका कितना है? सिर्फ 2000। क्वेश्चन बोल रहा है साफ साफ यार कि हमारा 2000 प्रीपेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ ऑटोमेटिकली कि बाकी 3000 इसी साल का खर्चा है। 5000 में से 2000 प्रीपेड है, तो बाकी तो 3000 इसी साल का खर्चा हुआ ना। तो गलत किया बेटा उन्होंने, अगर पूरा का पूरा 5000 लेके गए तो गलत किया। 2 सवाल पूछ सकती है तो टीचर से। पहला सवाल, अगर मैडम क्या नाम है इंश्योरेंस वहां गया है तो फिर रेंट क्यों नहीं गया? डेबिट बैलेंस तो उसका भी है। पहला सवाल मैं मैम का ही आंसर, जो मैम ने रीजन दिया उसी से पूछ रहे हैं ना, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग। दूसरा सवाल, दूसरा फिर मैडम इस जो नीचे ये सेकंड पॉइंट लिखा है इसका यूज किया। समझ आई मेरी बात? तो इसका यूज ही क्या है? उसका यूज ही यही है कि भैया सिर्फ 2000 आपका प्रीपेड है, बाकी सारा तो इसी साल का है। तुम्हारी टीचर तो सारे प्रीपेड मान के चल रही है। अगर वो सारा का सारा 5000 वहां लेके जा रही है तो एक तरह से वो सारे प्रीपेड मान के चल रही है। ठीक है, और बताओ शगुन। नो सर, बस यही था सर। हाँ ईशा बताओ बेटा। सर सिंगल एंट्री का भी टेस्ट है। हाँ होगा, लेकिन अभी पहले आपका टेस्ट हम दोबारा से लेंगे। कौन से चैप्टर बताया मैंने? बिल ऑफ Rectification एक्सचेंज, और रेक्टिफिकेशन, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो सबसे पहले यही दोनों। हाँ सेम रीटेस्ट होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज और रेक्टिफिकेशन। और अब की बार सस्पेंस अकाउंट भी आएगा। मैं पहले बता रहा हूँ, पेपर लीक कर रहा हूँ, सस्पेंस अकाउंट आएगा आपके पास बनाने के लिए। तो भैया पढ़ के आना सस्पेंस अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, और कुछ ईशा? हाँ परीक्षा बोलो। और कुछ है तो बता, नहीं तो फिर मैं आता हूँ उसी पॉइंट पे। सैटरडे को है बिल ऑफ एक्सचेंज वाला। हाँ अगला कौन सी क्लास है हमारी? सैटरडे होगी ना, तो सैटरडे भी होगा। नेक्स्ट क्लास में आपका बिल ऑफ एक्सचेंज और रेक्टिफिकेशन का होगा। उसके बाद आपका अगला कौन सा लें? सिंगल एंट्री लेंगे उसके बाद। सिंगल एंट्री तो छोटा सा ही है यार, तो देखता हूँ, चलो मैं सोचता हूँ। तो सिंगल एंट्री छोटा सा है, उसका क्या टेस्ट लूंगा, उसको कंबाइन करते हैं किसी और चैप्टर के साथ, तो फिर मजा आएगा। तो लेट मी सी, पर अगला अगला टेस्ट तो यही रखते हैं, रेक्टिफिकेशन एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एक एक करके सारे चैप्टर्स के टेस्ट होंगे भैया। तो जो जो आपके टर्म 2 में आने ना, उनका सबका टेस्ट लेना शुरू करते हैं। हाँ जी, और चले आगे परीक्षा, कुछ और तो नहीं? ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ये सब ऑपरेटिंग प्रॉफिट सब ये समझना है, तो जरा देखो गाइस, जरा ध्यान देना। परीक्षा आप मेरे साथ बने रहो और अनम्यूट कर लो अपने आप को जल्दी से। देखो भाई, ये आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है कि नहीं है? ध्यान दो, आपके सामने मैंने बनाया हुआ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकलता है? क्या निकलता है भाई? नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट। यहां तक क्लियर हुआ? समझ आई बात? ठीक है, अब आपने एक नया वर्ड बोल दिया, क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाँ क्या बोला? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या बोला आ गई भाई? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को समझने के लिए, ये आपकी 12th में भी आने वाली चीज, तो ध्यान से समझना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? आपके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट है, नीचे नेट प्रॉफिट है। मैं ऐसे बोल सकता हूँ, ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट, नीचे नेट प्रॉफिट। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लाइज समवेयर इन बिटवीन, लाइज समवेयर इन बिटवीन, बीच में कहीं है। क्लियर हुआ? बीच में कहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी ग्रॉस प्रॉफिट में से कुछ और माइनस होगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से कुछ और माइनस होगा, यानी कुछ और इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस होंगे, लेकिन सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस नहीं होंगे। ठीक है, क्लियर? ध्यान से देखो, ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं क्या कर रहा हूँ? नेट प्रॉफिट पे आने के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? ठीक है, तो मेरे कुछ तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस होंगे, लेकिन सारे नहीं। अगर सारे माइनस कर दिए फिर तो नेट प्रॉफिट ही आ जाएगा। ठीक, तो कौन से माइनस होंगे और कौन से नहीं होंगे, इसको समझते हैं जरा। मैं यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा आपको बना के दिखा रहा हूँ वापस से। देखो, ये आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है।
ठीक है, इधर आपका जीपी आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, इधर आपका नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में आपके आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आर यू विद मी? यहाँ तक सबको क्लियर है भाई? अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाया था, तो बड़े सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के दो पार्ट्स होते हैं, दो तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जिसको हम बुलाते हैं, पहला होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस और दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के दो पार्ट्स हो गए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। हमने अभी क्या पूछा था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है? ग्रॉस प्रॉफिट में से, ध्यान देना बेटा, मैंने कहा था ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में कहीं लाई करता है, ठीक है, बीच में लाई करता है, इसका मतलब क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट में से कुछ तो माइनस करना है। अगर सारा माइनस कर देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऊपर, तो नेट प्रॉफिट पे आ जाता है, तो कुछ तो माइनस करना है, लेकिन सारा का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस नहीं करना। तो क्या माइनस करना है? सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आर यू विद मी? समझ आया? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला समझ आया कैसे डिराइव हुआ? रटना नहीं है कुछ भी, लॉजिकली समझो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिए, तो सिर्फ वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस किए जिसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस बुलाते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नहीं, ठीक है। अब एक और चीज आती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है उसको भी समझेंगे, ठीक है, पर पहले, उससे पहले एक ऑपरेटिंग कॉस्ट और समझते हैं। जैसे